यह एक काल्पनिक रचना है। इस फिल्म में प्रस्तुत कहानी, पात्र और घटनाएं पूर्णतः काल्पनिक हैं। किसी जीवित या मृत व्यक्ति या वास्तविक घटना से कोई समानता मात्र एक संयोग है। चुनाव काफी नजदीक आ चुका था। चारों तरफ चुनावी शोर शराबा का माहौल था। एक से बढ़कर एक चुनावी नारे गढ़े जा रहे थे। सभी उम्मीदवार अपने आप को सामाजिक न्याय के पैरोकार साबित करने की कोशिश में लगे हुए थे। एक बार फिर वोट जाति के नाम पर बंटने के लिए तैयार हो चुका था। परसों ही वोट डाला जाएगा। आज चुनाव सभा करने की अंतिम रात थी। रात के करीब 9 बजने वाले थे। इस दलित बाहुल्य गांव में जेनेटर की रोशनी से नहाया मंच तैयार हो चुका था। देशभक्ति गानों की धुनों ने लोगों में जोश भर दिया था। अचानक नेताजी का काफिला दंदनाते पहुंच जाता है। अपना नेता कैसा हो, ऋषि प्रसाद जैसा हो के नारों से वातावरण गुंजायमान हो उठता है। तभी नेताजी मंच पर आकर उपस्थित जनता को अभिवादन करते हैं। अभिवादन के बाद अचानक नेताजी माइक हाथ में लेकर दहाड़ना शुरू कर देते हैं। यहाँ पर उपस्थित मेरे भाइयों, बहनों एवं माताओं, आज की यह सभा हमेशा के लिए इतिहास के स्वर्णिम पन्नों में दर्ज हो जाएगी। मैं आपको वचन देता हूँ, अगले 5 सालों में सभी दलित भाइयों को शून्य से शिखर तक पहुंचा दूंगा। सभी के हाथों में कुदाल के बदले कंप्यूटर होगा। फूस की झोपड़ी के बदले पक्के का मकान होगा। सभी दलित बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ेंगे। अपनी दोनों मुट्ठी हवा में भींचते हुए नेताजी नारे लगाते हैं, मजदूरी अब मजबूरी नहीं रहेगी। भीड़ के बीच से नहीं रहेगी की आवाजें आने लगती है। सभी लोग उत्तेजित हो चुके थे। नेताजी का जादू लोगों पर सर चढ़कर बोलने लगा था। वे अपनी इस वोट बैंक को और भी मजबूती प्रदान करना चाहते थे। उन्होंने लोगों को उनके दोनों हाथों को हवा में उठवाकर ऊपर आकाश में उगे ध्रुव तारे को साक्षी मानते हुए अपनी जाति अपनी वोट का कसम खिलवा चुके थे। वोट बैंक बिखरने का खतरा खत्म हो चुका था। नेताजी का काफिला धूल उड़ाते हुए उस अंधेरी रात में अदृश्य हो चुकी थी। जेनेटर वालों को छोड़कर बाकी सभी लोग आने वाली अगले 5 सालों की जिंदगी के बारे में मात्र सोचकर ही रोमांचित होते। अपने घर की ओर प्रस्थान कर चुके थे। 50 वर्षीय रामप्रवेश भी अपनी झोपड़ी पहुंच चुका था। वह बाहर बिछी अपनी खाट पर पसड़ गया था। तभी आहट सुनकर झोपड़ी के अंदर से हाथों में कटोरा लिए उसकी पत्नी सुगिया बाहर निकलते बोली, थोड़ी भात बची है, खा लीजिए। सब्जी के लिए रोते रोते छोटका सूत गया है। 2 से 3 दिनों के बाद चावल भी खत्म हो जाएगा। पता नहीं सरकारी राशन की दुकान में कब चावल मिलेगा। रामप्रवेश उसी खाट पर बैठे बैठे उस सूखी भात को खा चुका था। सुगिया अंदर सोने के लिए चली गई थी। रामप्रवेश भी उसी खाट पर लेटे लेटे आकाश को निहारते, नेताजी के वादों को याद कर रोमांच का अनुभव करते। पता नहीं कब नींद के आगोश में जा चुका था। वोट के पहले वाली रात खुशी के मारे वह रात भर जगा ही रह गया था। पहले वोट डालने वालों में रामप्रवेश तथा सुगिया का नाम सबसे ऊपर था। गिनती वाले दिन वह सुबह ही उठ नहा धोकर बजरंगबली की पूजा कर चुका था। 50,000 के भारी भरकम वोटों के अंतर से दलितों के मसीहा नेताजी ऋषि प्रसाद चुनाव जीत चुके थे। खुशी के मारे रामप्रवेश ने बजरंगबली को 11 रुपए का प्रसाद भी चढ़ाया था। अगले दिन प्रसाद का कुछ भाग हाथों में लिए हुए वह नेताजी को खिलाने अपने पड़ोसी गांव उनके घर की ओर चल पड़ा था। नेताजी को प्रसाद खिलाना तो दूर, उसे धक्के मारकर वहां से भगा दिया गया था। घर वापस लौटते वक्त वह उन लोगों से काफी खफा था। वह सोचे जा रहा था, ऐसे ही चापलूस लोगों के कारण नेताजी की छवि धूमिल होती है, वरना नेताजी तो काफी अच्छे हैं। काश एक बार मुलाकात हो गई होती। धीरे धीरे समय बीतता गया। रामप्रवेश सूदखोर महाजनों के जाल में उलझता ही जा रहा था। गरीबी तथा बीमारी दोनों ने उसे कहीं का नहीं छोड़ा था। शहर जाकर मजदूरी करने की ताकत नहीं बची थी। तभी एक दिन उसे किसी ने बताया कि नेताजी अपनी सैकड़ों एकड़ बंजर जमीन लोगों को खेती के लिए ठेके पर दे रहे हैं। रामप्रवेश को आशा की किरण दिखाई दी थी।
काफी भाग दौड़ के पश्चात उसे भी ठेके पर 1 बीघा बंजर जमीन मिल गई थी। रामप्रवेश जी जान से सुगिया तथा अपने 10 वर्षीय बेटे के साथ उस बंजर जमीन पर फसल उगाने में लग चुका था। काफी मान मनोबल के बाद महाजन ने उसे ऊंची ब्याज दर पर 2000 रुपए उधार दिए थे। दिन रात की मेहनतें रंग लाने लगी थी। लहलहाती फसलों में भरपूर अन्न के दाने लग चुके थे। अगल बगल पूरे गांव में इतनी सुंदर फसल किसी और की ना थी। रामप्रवेश को पूरी उम्मीद थी महाजन एवं नेताजी को ठीके वाला अनाज देने के बाद उसे कम से कम 4000 रुपए की बचत जरूर होगी। उसे नेताजी में भगवान की छवि नजर आने लगी थी। खेत जो ठीके पर मिली थी, गेहूं की फसल पककर कटने के लिए लगभग तैयार ही होने वाली थी। कहते हैं मनुष्य और मौसम दोनों कब बदल जाए पता नहीं। बंगाल की खाड़ी में निम्न दबाव का क्षेत्र बननी शुरू हो चुकी थी। कुछ ही दिनों के बाद अचानक 80 किलोमीटर की स्पीड वाली तूफानी हवा तथा ओलों वाली भारी बारिश ने पूरे इलाके में तबाही मचा दी थी। उस भयानक मंजर के बीच रामप्रवेश एकटक अपनी बर्बाद हो रही फसल को निहार रहा था। सचमुच मौसम के आगे विज्ञान आज भी बेबस है। इस बारिश ने उसके आंसुओं की धार को भी कुंद कर दिया था। कुछ दिनों बाद सरकार ने लोगों को राहत दिलाने के लिए फसल मुआवजों की घोषणा कर दी थी। 3000 रुपए प्रति बीघे की दर से सरकार ने मुआवजे की घोषणा की थी। अन्य किसानों की ही तरह रामप्रवेश ने भी थोड़ी राहत की सांस ली। सोचा भागते भूत की लंगोटी ही सही। वह सोच रहा था नेताजी का 1000 अगली फसल के साथ वापस कर दूंगा। वैसे भी वे अपनी जाति के हैं, शायद ही वापस लेंगे। जहां तक सूदखोर महाजन की बात है, उसको सूद सहित वापस का दूंगा, आगे देखा जाएगा। मुआवजे दिलाने के लिए नेताजी खुद चलकर उसे मुआवजे वाली फॉर्म तथा अपने खेत की रसीद देने आए थे। उस दिन रामप्रवेश के आंखों में एक बार फिर नेताजी के लिए कृतज्ञता का भाव उमड़ आया था। दिन बीतते गए। अगले सप्ताह इसी गांव में नेताजी अपने हाथों से फसल मुआवजा की राशि वितरित करने वाले थे। एक बार फिर पिछली ही जगह नेताजी के लिए दोबारा मंच बनना शुरू हो चुका था। इधर कुछ दिनों से छोटका का तबीयत खराब रहने लगा था। बुखार उतरने का नाम ही नहीं ले रहा था। झाड़ फूंक का भी कोई असर नहीं हो रहा था। डॉक्टरों ने टाइफाइड बताया था। कुल 1000 रुपए दवाई का खर्चा बताया था। दवाई खर्चा के लिए एकमात्र भरोसा फसल मुआवजे की राशि ही थी। आज रात एक बार फिर जगमगाती मंच नेताजी के लिए तैयार हो चुकी थी। मंच से एक एक लाभार्थी का नाम पुकारा जा रहा था। लोग कतार में खड़े होकर एक एक कर नेताजी के हाथों मुआवजे की राशि ले रहे थे। रात के लगभग 11 बज चुके थे। सभा समाप्त हो चुकी थी। रामप्रवेश का नाम पुकारा नहीं गया था। वह दौड़ते हुए गाड़ी पर चढ़ते नेताजी के पास पहुंचकर यह बात बताई तो नेताजी ने उसे बोला, कैसा मुआवजा, कौन सा मुआवजा? खेत तो मेरी थी ना, मुआवजा मेरी हुई ना। कहते हुए नेताजी ने कार का दरवाजा बंद कर लिया था। रामप्रवेश अवाक एवं बेबस नजरों से एकटक नेताजी की तरफ देखे जा रहा था। तेजी से भागती हुई नेताजी के कारों का काफिला एक बार फिर दूर अंधेरे में अदृश्य हो चुका था। रामप्रवेश एक बार फिर उस काली अंधेरी रात में अपनी खाट पर लेटा ऊपर आकाश में ध्रुवतारा को साक्षी मानकर पिछली खाई कसम को इस बार तोड़ने का कसम खा रहा था। वह इस बार अपनी नई कसम पर बिल्कुल ध्रुवतारे की तरह डिग था। तभी सुगिया उसे अपने हाथों से चांदी का कड़ा खोलकर देते हुए बोलती है, छोटका के आगे यह बहुत छोटी चीज है। एक बार फिर रामप्रवेश उस खाट पर सो चुका था। दवाई की समस्या का हल जो मिल गया था।